अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ऑपोजिशन जिस बयानिए पर हुकूमत गिराने के लिए मैदान में सरगर्म है, उस बयानिए को साबिक वजीर खजाना इसाक डार के BBC को दिए गए हालिया इंटरव्यू ने बड़ी मुश्किलात से दोचार कर दिया है। क्या है, बैरून मुल्क बैठकर मियां नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए के बाद इसाक डार के इंटरव्यू में दिए गए जवाबात से बयानिए की जंग में मजीद शिद्दत आ चुकी है। नाज़रीन, इसाक डार और उनकी जमात से इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 9 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आप इदारों की नहीं किरदारों की बात कर रहे हैं। ये किरदार पाक फौज के सरबराह हैं। क्या आपके इल्जामात से फौज को नुकसान नहीं होगा? सवाल नंबर 2, जिस फौज के कांधों पर सवार होकर मियां नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज किया, आज उसी पर तनकीद कर रहे हैं। अगर आप इसे इर्तिकाई अमल का नाम देते हैं और इस पर माफी नहीं मांगते, तो फिर आखिर क्यों अवाम आपकी बात पर एक बार फिर एतबार करे? सवाल नंबर 3, बैरून मुल्क बैठकर आप मुल्क में डीप स्टेट की बात करते हैं, तो इसे एक्सपोज करने के लिए आप और आपके खानदान वाले मुल्क वापस क्यों नहीं आते? सवाल नंबर 4, हाल ही में मरियम नवाज ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकती हैं अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, तो क्या आप इन्हीं किरदारों से बातचीत के लिए तैयार हैं जिन पर आप इल्जामात लगा रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में उसी फौज का हाथ है जिस पर आप इल्जामात लगा रही हैं? सवाल नंबर 6, आप 2018 के इलेक्शन पर धांधली का इल्जाम लगाते हैं, तो इस इलेक्शन के फौरी बाद आप इस हुकूमत साजी का हिस्सा क्यों बने? सवाल नंबर 7, PDM बन गई और मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह बने। यही मौलाना फजल रहमान जब पिछले बरस हुकूमत गिराने आजादी मार्च कर रहे थे, तो आप उनके हमरा क्यों नहीं बाहर निकले? सवाल नंबर 8, अगर आप पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, तो वापस आकर इन अदालतों में कानूनी जंग लड़ने के बजाय मुल्क से बाहर क्यों हैं? सवाल नंबर 9, फौज के सरबराह पर आप धांधली करवाने के इल्जामात लगाते हैं, तो उसी सरबराह की मुलाजमत में तोसी के लिए वोट आखिर आपने क्यों डाला? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसाक डार साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू के चंद क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर तो वायरल हैं ही, कम से कम हम अपने प्रोग्राम में उसे नहीं चला सकते। और उसकी वजह यह है कि पेमरा ने यह कहा हुआ है कि कोई भी शख्स जो मुल्क से फरार हुआ है और कानून से इस वक्त राह फरार उसने इख्तियार की हुई है, जो इश्तिहारी हो, मफरूर हो, उसके इंटरव्यू को आप नहीं चला सकते, जिसकी वजह से वो क्लिप्स कम से कम हमारा चैनल या हम आपको इस वक्त नहीं दिखा सकते। लेकिन कुछ चैनल्स उसको दिखा रहे हैं, बहरहाल हम नहीं आपको दिखाएंगे। लेकिन अपने उस इंटरव्यू के अंदर जो BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक के अंदर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने चंद ऐसी बातें कही हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है कि देखा, हम कहते थे कि असल बात जो है वो सिर्फ करप्शन की है, कानून से भागने की है, इन लोगों का जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चंद जो ट्वीट्स की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, वो मैं पहले आपको स्क्रीन पे दिखा दूं ताकि आपको कुछ हद तक आइडिया हो जाए कि इस वक्त बयानिए की ये जंग आखिर पहुंची कहां तक हुई है। शहबाज गिल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब जाहिर बात है बड़े मुतहरिक होते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जरा दिखाइएगा जी ट्वीट डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। ये डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट है और उसके अंदर वो फरमाते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम पर फरमाइशी न्यूज मास्टर को फरमाइशी फोन कॉल करके कहने वाले कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं वाले ये समझ बैठे कि सारे फरमाइशी ही हैं, लेकिन इस वाले गोरे ने बैंड बजा दी, वो भी बीच चौराहे, जहां गए ख्वारी इनका मुकद्दर बना। एक और उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल ने जो ट्वीट की है उसके अंदर वो ये फरमाते हैं, मैं वो स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने क्या फरमाया है। उन्होंने कहा कि मुंशी को लगा सारे अंग्रेजी वाले लिफाफे ही होते हैं, इसाक डार तबादे, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, वो भी इंग्लिश में। ये कहना था डॉक्टर शहबाज गिल का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट जनाब फरमाता है कि डार साहब, हर सहाफी नून लीग के जर्नलिस्ट विंग का मेंबर नहीं होता, झूठ जितना मर्जी बड़ा बोल लें, जितने मर्जी तवातर से बोल लें, मगर एक छोटा सा सच भी उस झूठ की इमारत को धड़ाम से नीचे गिरा देता है, जो आपके साथ इस इंटरव्यू में हुआ। ये सब कुछ जनाब ट्विटर के ऊपर चल रहा है और इसाक डार साहब के ऊपर खूब तनकीद की जा रही है। नून लीग से मोहसिन शाहनवाज राजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन शाहनवाज साहब के पास ही चलते हैं। मोहसिन साहब,
इसहाक डार साहब से कितनी बड़ी गलती हो गई? वो कहते हैं पूरी दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही जायदाद है और वो भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आप लोगों के ऊपर कहती है कि असल मामला सिर्फ करप्शन का है, अपनी जायदादों को बचाने का है, इसके अलावा आपका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर सही कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले? देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात वाज़ेह बताऊं खान साहब, मंसूर साहब, ये है कि जब डार साहब ये बात करते हैं, वो एक बड़े तजर्बाकार आदमी है, कई दफा वो सेनेट में रह चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत से अच्छी तरह ताल्लुक है, कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो इसहाक डार साहब एक इतने बड़े टॉक शो पे बैठ के कोई गैर जिम्मेवार तो बात नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ये कहा है कि उनकी एक प्रॉपर्टी है तो ये उनका जवाब है और उसको जस्टिफाई भी वही करेंगे कि अगर एक प्रॉपर्टी है और वो शो में उस पर सवालों ने जवाब दे दिया तो बिल्कुल वो जब वक्त आएगा। देखिए, आजकल तो जो सिस्टम है हमारे मुल्क में, इल्जाम पहले लगा दिया जाता है और छानबीन बाद में होती है और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसलों में लिखती है कि जनाब इस बंदे को जो 1.5 साल आपने जेल में रखा, वो ये बंदा बेगुनाह जेल में रखा गया, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में ये नकाइस थे, इसके खिलाफ इंक्वायरी में ये खामियां थी और इस बंदे को बेगुनाह 1.5 साल रखा गया। और फिर विक्टिमाइजेशन का भी जिक्र होता है, फिर इल्जाम लगा के तफ्तीश ठीक तरीके से ना करने का भी जिक्र होता है। तो ये पाकिस्तान में जो एक बेसिकली इमरान खान ने एहतसाब के नाम पर जो इंतकाम की दुकान खोली हुई है और उसके तमाम वज़रा भी जो हैं वो भी जो शुरू हो जाते हैं, फिर जिनका काम होता है। राजा साहब, सीधा सवाल सर, टू द पॉइंट सवाल ये है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? अपने आप को कोर्ट से क्लियर क्यों नहीं करते? 3 साल हो चुके हैं, वो बीमारी का कहकर बाहर गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी बीमारी की वजह से बाहर हैं। आखिर पाकिस्तानी कोर्ट्स का आके सामना क्यों नहीं करते? इस पूरे जुडिशल सिस्टम का सामना क्यों नहीं करते? देखिए डार साहब, आपके सामने अरशद मलिक साहब वाला वाकया है। अच्छा। आपके सामने वाकया है जो राना सनाउल्लाह साहब के केस में जज की व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर ट्रांसफर की गई थी और हम यकीनी तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं। हमने ये तरमीम भी डाली है नेशनल असेंबली में और जब ये फैटफ की बात हो रही थी और फैटफ में हमने ये बात भी की थी फरोग नसीम साहब से कि आप जजेस की जो अपॉइंटमेंट का मामला है ये कंसर्न चीफ जस्टिस को दें। अगर ट्रायल कोर्ट्स की जजेस की अपॉइंटमेंट लॉ मिनिस्ट्री करेगी तो फिर आप अंडर प्रेशर करके लॉ मिनिस्ट्री के जरिए उन जजेस के थ्रू ऑपोजिशन के खिलाफ काम। तो मोहसिन साहब, आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपका जुडिशल सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है, यही बात हुई ना? जी, अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला सुपीरियर जुडिशरी के पास चला जाए तो हमारा बिल्कुल एतमाद, लेकिन अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला लॉ मिनिस्ट्री में रहेगा तो हमारा बिल्कुल एतमाद नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं पोस्टिंग ट्रांसफर्स, फिर बेनिफिट्स, फिर जितने भी उनकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें जो कुछ होता है वो सारा कुछ लॉ मिनिस्ट्री करती है। तो मोहसिन साहब, ये सिस्टम कब से इस तरह चल रहा है? सर, ये सिस्टम काफी अरसे से चल रहा है। अंदाजन कब से चल रहा है? आपकी हुकूमत में भी यही सिस्टम था? ये सिस्टम हमारी हुकूमत में भी था, उससे पहले भी था, उससे भी पहले था। तो फिर क्या फर्क आया सर? इस तरीके से जजेस के ऊपर तो फिर क्या फर्क आया मोहसिन साहब? जब वही सिस्टम आपके उसमें भी था, वही सिस्टम तहरीक इंसाफ की दौर में भी है, तो फिर क्या फर्क आया? देखिए, जिस तरह से अरशद मलिक साहब का केस सामने आया पूरी कौम ने देखा। जज साहब का एफिडेविट बोल वो चीख के पुकार रहा है और उसके बाद आपके सामने व्हाट्सएप पे ट्रांसफर होती है राना सनाउल्लाह केस में जब जज जमानत लेने लगता है। हाई कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने फैसलों में इस बात की तंबीह करते हैं लोअर जुडिशरी को, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमने ठीक किया। 2 wrongs don't make 1 right, लेकिन ये सिस्टम का एक नुक्स है जो ठीक होना चाहिए। So basically अब जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि ना इसहाक डार साहब वापस आएंगे ना नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ऐसा ही है? जजेस की का मामला अगर सुपीरियर जुडिशरी को दे दिया जाए तो बिल्कुल नहीं राजा साहब, बात यह है कि जब लोगों ने बाहर जाना होता है तब आप बीमारी की बात करते हैं कि जनाब वो बीमार हैं, उनका बाहर जाना बड़ा जरूरी है, प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे हैं, अगर वो बाहर ना गए उनकी जान को खतरा है। इसहाक डार साहब भी इसी तरह बाहर गए, नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह बाहर गए। अब आप बैठ के आपको जुडिशल सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका मतलब है फिर मामला बीमारी का तो नहीं है ना, मामला तो फिर जुडिशल सिस्टम का है। देखिए, 2 चीजें है ना। आप देखें, जहां पे वजीर आजम पहले यूं हाथ फेरता कि बच्चे देख लूंगा तुम्हें, अब मतलब मैं तो समझता नहीं हूं कि एक वजीर आजम मुल्क का मुंह पे हाथ फेर के धमकी लगा रहा है एक बंदे को। भाई, आपने जब प्रिजन में जाना है आपने तो हुकूमत के रहमो करम पे होना है, जजेस के रहमो करम पे तो आपने होना नहीं है। और हमारी सीरियस रिजर्वेशन और एप्रीहेंशन थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में कुछ हुआ है, उनकी जिस तरीके से उनको वहां पे मिसगाइड किया गया और उनकी इतनी तशवीशनाक हालत थी और उनको डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं दिया गया, उनके पर्सनल डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया गया,
तो हमारी सीरियस एप्रीहेंशन। सदाकत साहब इनको किस तरह मनाए सर? करें। सदाकत साहब इनको किस तरह मनाए? ये नहीं मानते, वो कहते हैं जनाब सिस्टम पूरा रिग्ड है, किस तरह मनाए इनको? मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। इनको कहें जरा गौर से 2-3 दफा इसहाक डार साहब का इंटरव्यू सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ इनको समझ आ जाएगा। मतलब वो खुद तो उन्होंने अपने आप को शर्मिंदा किया ही। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ वैसे सदाकत साहब ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरव्यूज के अंदर बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो वाकई का बड़ा कुछ समझ आ जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, आगे बोलिए। मैंने थोड़ा सा देखा है तो जिस तरह वो जवाब दे रहे हैं और जिस तरह वो बौखलाए हुए हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्या जरूरत थी मजीद अपने आप को शर्मिंदा करने की। और तो शर्मिंदा हुए, साथ बेचारे मियां साहब को भी शर्मिंदा करवाया। तो बहरहाल देखे ना क्या हैसियत क्या होती है जब इंसान का कैरेक्टर ना हो। और फिर ये जो बातें कर रहे हैं बड़े हैरानगी वाली बात है। हम तो नालायक हैं, निकम्मे, ये तो बड़े लायक थे। ये तो इनके दौर के मामलात हैं। क्या आप वो काजी फैमिली भूल गए? क्या हुदैबिया पेपर मिल में इसहाक डार साहब का जो वो उनका एफिडेविट था, जो बयान हल्फी था कि इनको यूज किया गया, तो और क्या उन्होंने जब ये कह दिया कि मेरी सिर्फ दुनिया में एक प्रॉपर्टी है, जब अगले ने सवाल किया तो मेरा ख्याल है कि ये बातें सिर्फ यहाँ पे हैं, किसी ऐसे न्यूट्रल फोरम पे ना ये बात कर सकते हैं, ना इनके दफा में कुछ है। और मेरा ख्याल है कि आज जो इंटरव्यू देखने के बाद इनका जो भी कोई रही सही कसर थी वो इंटरनेशनली दे स्टैंड एक्सपोज्ड। वैसे सदाकत साहब हैरानगी की बात नहीं है कि इसहाक डार साहब का इंटरव्यू पाकिस्तानी टेलीविजन हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बीबीसी अगर कर ले तो हम चला सकते हैं। हैरानगी की बात नहीं है ये। लेकिन अब ये तो आपकी बात जो है वो मुझे नहीं पता कि इसमें हुकूमती कहीं पे कोई बात है कि नहीं है, लेकिन असूलन बात ये है कि अगर एक आदमी जो अदालतों से भागा हुआ है, क्या इखलाकी जवाज है? बीबीसी को भी करना चाहिए। आप सुना रहे थे ये बीबीसी को भी करना चाहिए। आप पीडीएम के सुनाते हैं, ये सारे मुल्जमान और मुजरमान हैं। ये कौम को आके इखलाकियात का सबक सिखाएंगे, राइट और रॉन्ग की बातें करेंगे, जो खुद अदालतों में पेश नहीं होते। खुद इनके पास दर्जनों केसेस हैं और हर केस में इनके खिलाफ ऐसी क्रेडिबल एविडेंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सबूत मौजूद हैं। और इस कौम का अलमिया यही है कि ये बैठ के कौम को तबलीग कर रहे होते हैं साहब, मुश्किलात में नहीं फंसा दिया पीडीएम को, मसाइल का हल बता रहे होते हैं। वो जो इंटरव्यू ने मुश्किल में नहीं फंस गई पीडीएम? क्या किस तरह लोगों को किस तरह जवाब देंगे कि जनाब असल में तो अपनी जायदादों का कोई हिसाब किताब नहीं। आप लोगों के साथ भी पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह के इल्जाम हैं। देखिए मंसूर, सबसे पहले तो सबकी अपनी अपनी हार्ड टॉक है। किसी की हार्ड टॉक उधर बीबीसी के साथ है, किसी की एक्सप्रेस के साथ है, और बॉडी लैंग्वेज भी पता चल जाती है। अगर किसी ने किसी की जागहसाई करवा दी तो इधर भी जागहसाई हुई है, जहाँ पे कहा जाता है ये क्वेश्चन छोड़ें, कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन इसहाक डार ने कोशिश तो की है सवालों के जवाब देने की। हो सकता है सही तरह से जवाब ना दे सके हों, लेकिन उन्होंने किसी भी एक सवाल पर यह नहीं कहा कि ऐसे सवाल छोड़ दें, ये माजी है। दूसरी बात यह है कि देखें, इसहाक डार साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। ना तो पीडीएम उन्हें सपोर्ट करती है कि उन्हें केसेस को फेस करना है, इधर करना है या नहीं करना, ये उनकी मर्जी है और हर एक का हक है ये। कि उसे अदालत, ये हक है हर शहरी का। देखिए अदालत यहाँ पे करेगी अगर वो समझती है कि आपके लीडर जो हैं वो इस वक्त वो भी तो अदालतों का सामना कर रहे हैं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो बैठ के कहते हैं जी हमें तो जुडिशल सिस्टम पे एतमाद ही नहीं है, लेकिन आपके लीडर बैठ के एतमाद नहीं है, पेश तो हो रहे हैं ना। यही तो हमारी एक तारीख है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी कहा गया तो था इनको कहे आसिफ अली तारीख तो नहीं, मैं इनको कह रहा हूं आप अपने साथियों को कहें और नून लीग वालों पीपल्स पार्टी बन के दिखाओ, आसिफ अली जरदारी बन के दिखाओ, बिलावल भुट्टो जरदारी बन के दिखाओ, कहें इनको, समझाएं इनको इस बात। नहीं मंसूर भाई, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी नहीं हो सकते, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग नहीं हो सकते। उनकी अपनी तारीख है, अपनी लेगेसी है, हमारी अपनी तारीख है, अपनी लेगेसी है। देखें बात यह है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है वो जिस तरह से चल रहा है उसमें सबकी कमियां होंगी। लेकिन अभी जो बात आप रांझा साहब से कह रहे थे, बिल्कुल जजेस जैसे अपॉइंट होते हैं, जैसे किए जाते हैं, हमने 18वीं तरमीम के अंदर कुछ बेहतरियां लाने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पे कोर्ट ने और डिक्टेट करके पार्लियामेंट को एक तरमीम करवाई थी। आपको याद होगा कि जजेस को हम खुद ही अपॉइंट करेंगे। अच्छा, जहां पे जुडिशियल सिस्टम इस तरह का है, आज भी चीफ जस्टिस साहब हैं, वो बात करते हैं और उन्हें हक है, करें। बहरहाल हमने तो सुना है कानून के तालिब इल्म सिस्टम कौन लाया था?
लाया तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही सबको मिल गया। नहीं, ये जजेस को इस तरह अपॉइंट करने का सिस्टम कौन लाया था, बताएं मुझे। देखिए नाम लें, उस पार्टी का नाम लें, उस शख्सियत का नाम लें। देखिए, वो तो मेरे ख्याल से अब मियां साहब उस पे रिग्रेट भी फील करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है, मियां साहब ने सिर्फ जुडिशरी के बारे में नहीं कहा, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है मेरे से गलतियां हुई हैं। उन्होंने नैब के लॉज को रिफॉर्म नहीं किया, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है मेरे से गलतियां हुई हैं। अच्छा, वैसे एक न्यूट्रल सवाल, मानना है, न्यूट्रल सवाल, अच्छी बात है। ये आपको अब ये मामला बीमारी का लगता है वैसे कि बाकी बीमारी की वजह से बाहर है ये लोग? नहीं, देखिए मियां साहब, अब किसी की किसी की भी बीमारी के ऊपर तो शक नहीं किया जा सकता। और एक ऐसी मिसाल रही है मोहतरमा कुलसूम नवाज की। अब कोई शख्स कहे कि मैं बीमार हूं, कैसे? आपको पता है यहाँ पे लोगों ने कहा वो बीमार नहीं, और वो फिर सर देखिए मेरी बात सुने। एक शख्स जो है वो हार्ट टॉक के अंदर, बीबीसी के प्रोग्राम के अंदर बैठ के, और जिस एंकर के सामने बैठे हैं, मतलब वो गुरु हैं, हम लोग उनको 1-on-1 इंटरव्यूज का गुरु मानते हैं। आप उनके सामने बैठने की हिम्मत करते हैं, उसके बाद पूरी तरह बैठ के तकरीर भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्सेप्ट वन थिंग, पाकिस्तान की फ्लाइट नहीं ले सकते। नहीं, देखिए वो तो उनके मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब की वैसे कोई अंदर से मजबूत होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी तो नहीं है हार्ट टॉक में बैठने के लिए। अच्छा, मैं समझता हूँ, देखिए मैं अभी भी इसी एक बात पे हूँ मंसूर भाई, कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सियासतदानों की किरदार कुशी करेंगे तो मुल्क की जग बहुत बातें हुई होंगी, लेकिन क्या ये मुल्क की जगह सही नहीं है कि 3 दफा का वजीर आजम को आज मुल्क से बाहर रहना पड़ रहा है। अच्छा। यहाँ पे उसे जिस तरह का आप बातें करते हैं, बैठ के मुंह खोल के कह देना मुजरिम है, मुलजिम है, चोर हैं, डाकू हैं, कोई तरीका तो नहीं है यार। ठीक है, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। रोज बड़े डाकू और चोरी में मुजरिम साबित होते होंगे, क्या ये इसी तरह आप नारे लगाते हैं उस पर? आप किसी को साबित करें, एक जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करें, अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन उनके केसेस को फाइल करे, साबित करे, सजा हो, कन्विक्शन के निज़ाम के ऊपर, इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर सबको एतमाद हो। ये कोई बात नहीं, ये जुडिशियल सिस्टम तब ठीक है जब वो परवेज मुशर्रफ को जो है वो एक मुजरिम डिक्लेयर कुछ भी नहीं कहता वो, नहीं, कब कहता है? मुजरिम तो कह दिया ना। क्या कहता है? फैसला नहीं है। बात सुने, परवेज मुशर्रफ के बारे में एक फैसला किया अदालतों ने, किया ना, और कितना शोर मचा किया सर, शोर मचे, अमल हुआ, शोर मचे, फैसला वापस हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो नवाज शरीफ का भी नहीं वापस हुआ ना। बिल्कुल, देखें हम किसी को, मैं नहीं कहता कि मैं सिलेक्ट करूं ये केस ठीक है या ये केस ठीक है। सब केसेस अच्छे तरीके से हो। और मैं बात कर रहा था, चीफ जस्टिस साहब जब बात करते हैं, हुकूमतों पे तनकीद करते हैं, तो हम तो समझते हैं कि जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। बदकिस्मती है, बड़े अरसे से हमारे जज बोल रहे हैं, फैसले नहीं बोलते। आयशा बुश साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या ये मामला वाकई अब जमहूरियत का रह गया, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी असल में सिर्फ करप्शन बचाने के लिए? आई मीन इसहाक डार साहब ने जिस किस्म के जवाब दिए, वो जो साहब जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहका मारने से बस थोड़ा सा रह गए थे, जो मुझे लग रहा है जो उन्होंने नहीं मारा। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत होती है वैसे किसी का आप इंटरव्यू कर रहे हैं और कहका ना मारे, बड़ी बात है। मैं तारीफ करूंगा उस एंकर की। मंसूर, मैं आपने बयानिए की जंग से बात शुरू की थी, और जितने हमारे ये मोअज़्ज़ज़ कलीग्स ने भी बात की है, बयानिए की कोई जंग नहीं है जो नजर आता है, पिक एंड चूज का मामला है। मेरा हाल मुझे कहां खड़ा कर रहा है, वो मसला बना हुआ है इस वक्त सियासी जमातों का। अगर सियासत को एक कारोबार बना दिया जाए और पिक एंड चूज के अकॉर्डिंगली आपके बयानिए बने, मतलब मुस्लिम लीग नून जो कुछ कह रही है, उनका माजी आज किसी का हाल है, आज किसी का, आज उनका हाल या आज किसी का हाल उनका मुस्तकबिल हो सकता है। सोचने की बात यह है कि आप जब वहां खड़े थे सब ठीक था। आप आज अरशद मलिक की बहुत मिसालें देते हैं, मलिक कयूम भूल जाते हैं। आप आज बताएं कि आपका इस्टेब्लिशमेंट कैसे काम कर रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट तो 40 साल पहले भी ऐसे ही काम कर रहा था। तब आप ठीक थे तो सब ठीक था। अदालतें आपके लिए ठीक हैं तो बिल्कुल ठीक हैं, तब पीपल्स पार्टी के लिए ठीक नहीं थी, आपको इतराज नहीं था। मसला यह है कि आज भी निजाम की फिक्र नहीं है। आप जलसे करने बाहर निकल रहे हैं तो आप अवाम को देने नहीं जा रहे। इसहाक डार साहब जो इंटरव्यू देने गए हैं, ये नून लीग को मुश्किल हो जाएगा इसको डिफेंड करना। वो क्यों गए, ये उनकी चॉइस है कि उन्होंने ये चॉइस क्यों ली। आप जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं, आपको क्या कहना है, आपको पता है आप पर क्या इल्जामात हैं, आपके पास उन इल्जामात के जवाब होने चाहिए थे। अगर वो एक सवाल पूछे तो आप उसे बताएं कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे पास चीजें हैं, ये मेरे साथ खेला जा रहा है। आपने सेहत की बात की है, सेहत पे बिल्कुल किसी को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात वहां आती है कि आपने जितने इंटरव्यूज, जितने इंटरेक्शंस, जितनी कैमरा इंटरेक्शन सामने आ रही हैं, अगर वो एक हेल एंड हेल्दी बंदे की नजर आएंगी, सवाल तो उठेंगे। लेकिन मामला वहां खड़ा होता है, अवाम का मसला नहीं है, अवाम का मामला नहीं है, सारे का सारा मामला, अगर ये जो इल्जामात इदारों पे लग रहे हैं वो वही है।
आज आप पार्ट एंड पार्सल हो जाएं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पार्ट एंड पार्सल नहीं है तो इसलिए आपको नहीं, अगर प्रॉब्लम इनको मिसाल आपके ये कहना चाह रही है, अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यही इदारे अगर ऑफर कर दें कि आओ जी, तो ऐसा कहीं ना कहीं होगा। तो ये ऐसा मान जाएंगे। अभी इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, कोई मुज़ाकरात नहीं, बट अगर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात होंगे इस मुल्क में? मुज़ाकरात किससे होंगे? इस्तीफे तो मांगे जा रहे हैं, आवाजें तो उठ रही हैं इस्तीफे दे दे। मुज़ाकरात किससे होंगे? 3 इस्तीफे, 1 इस्तीफा, किससे मुज़ाकरात होंगे? इख्तियार और इख्तियार से होगा ना मुज़ाकरात। ये पीडीएम आपस में तो मुज़ाकरात नहीं करेगी, किससे करेगी? फौज से। तो कौन है फौज? फौज में मतलब तो जाहिर बात तनकीद किस पर कर रहे हैं? तो तनकीद किस पे कर रहे वो हैं? भी उन पे कर रहे हैं। सो आपको चाहिए क्या? अगर आपको बात अवाम के लिए करनी है तो आप अवाम के अंदर हो सारी देर। आप अवाम के अंदर कब हैं? आपको अवाम चाहिए सिर्फ चंद नारों के लिए जो आपको आइडियलाइज करे, आप उनको जज्बाती करें, वो आपके लिए खड़े हो जाएं, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद अवाम का मसला तो कोई हल करने को राजी नहीं। अगले 4 साल क्या ये अदालती निजाम, आप आज जाके देखें लोगों के साथ जेलों में क्या हालात हैं? क्या बदल गया निजाम? क्या सिंध में, सिंध की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी में, जेलों में निजाम बेहतर हो रहा है? किसी को परवाह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं? किसी को भी परवाह नहीं। किसी को है कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? सिर्फ नारे लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपको मुज़ाकरात, जिनको आप कह रहे हैं कि जाओ, आप मुज़ाकरात करने वहीं खड़े होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आयशा ने नाज़िर रखे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ऑपोजिशन, खास तौर पे आज ये प्रोग्राम जो है ये ऑपोजिशन से मुतल्लिक है। इनको बड़े अहम, मेरे ख्याल में सागदार साहब से बहुत बड़ी या तो गलती हो गई है, किसी ने बड़ी गलत उनको तजवीज़ दे दी है कि जनाब इस वक्त मीडियम की तहरीक चल रही है और आपने इस किस्म का इंटरव्यू दे दिया है। ऑपोजिशन से सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आयशा बख्श साहिबा ने बड़े अहम सवालात रखे कि आखिर सिस्टम के अंदर किस किस्म की तब्दीली हो रही है। बात आप लोग मुज़ाकरात की करते हैं, इस्तीफे मांगने की करते हैं, किस अथॉरिटी से बात करेंगे? मोहसिन शाहनवाज साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफे किससे मंगवा रहे हैं आप? कौन आपके लिए इस सिलसिले में मदद करेगा? देखिए, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहूंगा। एक जो ये मुल्क जो है ये सियासतदानों ने बनाया था। सियासतदानों को आप कचरे का ढेर मत समझें और ना उनको फॉर ग्रांटेड लें। ये सियासतदानों ने इस मुल्क का आइन बनाया था। ये 1973 का आइन, जिसमें आज आपके पास बुनियादी हकूक है और आपके पास बुनियादी हक है बोलने का, ये 73 के आइन की जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो सियासतदानों ने बनाया था। वो बाहर से आके किसी ने नहीं बनाया था। ये सियासतदान ही है जो यहाँ पे सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आवाम की खिदमत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं। राजा साहब वो भी सियासतदान ही है जिन्होंने एक्सटेंशन दी है। तो एक्सटेंशन देते हैं, सियासतदान का बिल दिया, ठीक है। मैं एक्सटेंशन के फैसले को जाती तौर पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सियासतदानों को आप इस तरह ना बनाएं। मैं एक्सटेंशन के फैसले को सपोर्ट नहीं करता। आप नहीं करते? पार्टी का डिसीजन था, आप नहीं करता। राजा साहब क्यों नहीं करते? तो मुझे पार्टी का डिसीजन था, मैंने कर दिया। नहीं, आप क्यों नहीं करते? चले मैं आपकी पर्सनल राय ले लेता हूँ, आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? भाई देखिए, फौजी को जंग लड़नी पड़ती है। जब आपका कमांडर कहता है ना जंग लड़नी है, चाहे आप ना भी चाहते हो, आपको जंग लड़नी पड़ती है। ये एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपके कमांडर ने क्या कहा था आपको? राय साहब, आपके कमांडर ने आपको इस सिलसिले में क्या कहा था? मंसूर खान साहब, हमें पार्टी ने फैसला कर दिया कि आप क्यों नहीं आपने? नहीं, मेरा राजा साहब, मेरा कहने का मकसद है, आपने जब अपनी पर्सनल राय का इजहार किया कि आपकी राय नहीं थी कि ये होना चाहिए, आपके कमांडर ने कहा कि नहीं हमने एक्सटेंशन देनी है, आपने रेजिस्ट तो किया होगा, पूछा तो होगा कि भाई इसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरी राय में ये नहीं होना चाहिए। देखिए, फैसला हो गया, हमने बातचीत की। हमारी आदत नहीं है कि हम कमरे में बैठ के जो बातें करें वो हम बाहर आके उसकी पूरी इश्तिहारबाजी करें, ठीक है। जो कमरे में बात होती है, ये मीटिंग्स के डेकोरम होते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके। कमरे में जो बात हुई, अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे चेहरे, बड़े बड़ों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि कमरे में कौन कौन था और क्या क्या बात हुई थी, ठीक है ना। तो ये आप ये दूसरी बात, मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि जब सियासतदान को आप कचरा बना लेते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, और आप कहते हैं बाकी सारे रांझा साहब, एक मेरी गुजारिश, आप ऐसा क्यों समझते हैं? अगर सियासतदान से सवाल किया जाए, सियासतदान से पूछा जाए कि जनाब आपकी लंदन तो क्या पूरी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब उसको कचरा बना देना है? असूली तौर पे आपका ये सवाल मुझसे नहीं बनता। अच्छा, किससे बनता है? ये बनता है जिन्होंने इंटरव्यू दिया। असूली तौर पे अगर मैं जर्नलिज्म का बता दूं ना, पीडीएम के आप प्लेटफॉर्म पे ये बात कर लें। मैं रांझा साहब वो क्वेश्चन आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो आपके कायद के समधी हैं। वो सवाल इसलिए किया जा रहा है कि वो वजीर खजाना रहे हैं, करप्शन के ऊपर चार्जेस हैं, वो इस वक्त मफरूर हैं, पाकिस्तान से बाहर गए हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, इस वजह से सवाल किया जा रहा है। खान साहब, जिन चीजों का मैं प्रिवी हूं, जिन चीजों को मैं समझता हूं,
मैं उनके केस को, उनके मुकदमात को, उनके मौकफ को जो अदालत में वो लेते हैं, उनके वकील को आप बुलाएं, वकील आपको एक एक चीज बता देगा। अगर आप डार साहब योर ओपिनियन इज गिविंग मी एन इंप्रेशन कि मोहसिन शाहनवाज रांझा इसाक डार साहब को डिफेंड नहीं करना चाहते बल्कि इजहार लाताल्लुकी करना चाहते हैं उनसे। कह रहा हूं कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये उनके केस के मुकदमे के सवाल आ। अगर आप अच्छे एंकर हैं, हम आपकी बड़ी एहतराम करते हैं, आप उनके वकील को बुलाएं, आप वकील से पूछें कि जनाब ये डार साहब ने जवाब दिया, आपका क्या लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर डार साहब को आप नहीं ले सकते तो आपको वकील एक चीज बताएगा। असूली तौर पे तो आपको ये करना चाहिए। आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे सिर्फ इस चीज के लिए कि मैं आपको जवाब दूंगा, फिर आप मुझे कहेंगे नहीं जी आप जवाब नहीं दे रहे। और भाई मैं वकील नहीं हूं ना इस केस का। अगर मैं वकील होता तो सही जवाब दे देता। ठीक है, मुझे बात करनी है जी। आयशा कुछ कहना चाह रही है जी। आयशा, एक तो मोहसिन साहब ने जो बात गुफ्तगू शुरू की, शायद मुझे लगा मेरे सवालों की वजह से वो समझ रहे हो कि मैं पॉलिटिशियंस को क्वेश्चन कर रही हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, आयन बनाया गया, लेकिन ये भी सियासतदान है जो IJI का हिस्सा बनते हैं, IJI को बनाते हैं, सेटिंग गवर्नमेंट्स के लिए कहीं और मिलकर काम करते हैं। वो भी सियासतदान है जो जजों को खरीदते रहे और एहतसाबुर रहमान और सैफुर रहमान और हमारा मलिक कयूम का निजाम चलता रहा। और वो भी सियासतदान है जो जमहूरियत को लेकर खुल के बात नहीं कर सकता। वो सियासतदान इतना कमजोर होगा तो हम सवाल करेंगे। अगर उसको लगता है कि लाखों वोटर का वोट लेकर भी वो सियासतदान कमजोर है और वो वक्त पर सही बात अपने लोगों के सामने नहीं रख सकता तो उसको सवाल किया जाएगा। 5 साल हुकूमत में रहने के बाद, जबकि 14 में पूरी कैंपेन इस मुल्क में चली कि हमें इंतखाबी इस्लाहात करनी है, और अगर 5 साल हुकूमत में रह के वो लोग खुद से ये कैंपेन चलाएं कि वोट को इज्जत दो, तो सवाल सियासतदान पर उठता है कि 5 साल आपकी हुकूमत थी, आप हमें बेहतर इंतखाबी इस्लाहात देते। मुझे शर्मिंदगी होगी अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदों से सवाल पूछा जाए कि आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स क्यों हैं। निजाम आपके हाथ में है, इदारे आपके हाथ में है, आप लोगों की जब 5-5 साल की हुकूमत है तो हमारा हक है कि हम ये सवाल पूछे, बीइंग वोटर भी, बीइंग सहाफी भी, कि आप जवाब दें कि आपने वो निजाम कहां खड़ा किया जिस निजाम पर आप बाहर आके खुद सवाल शुरू कर दें। जी बोलिए। मैं इस पर कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सवालात उठाने चाहिए, लेकिन जो आपके सवालात के जवाब देते हैं, आपकी तनकीद को खंदा पेशानी से सर झुकाते हैं, उन्हीं को कितनी देर में लाइन करने से क्या सिस्टम आगे बढ़ेगा। मैं पहले तो आयशा साहबा की इन बातों से बिल्कुल, देखें ये तारीख इन्होंने बताई है और तारीख अपने आप को मनवाती है। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो IJI के बारे में बताती थी तो लोग उन्हें सिक्योरिटी रिस्क कहते थे कि ये एजेंसियों के खिलाफ बात करती हैं। कभी वो बताती थी कि मलक क्यूम को किस तरह टेलीफोन किया जाता है तो कोई हम पे यकीन नहीं करता था कि अदालतों को, वो कंगरू कोर्ट्स कहती थी तो लोग कहते थे कि कहां से उठ के अदालतों का एहतराम नहीं करती। तारीख मैं नाज़रीन की सिर्फ आ गए, नाज़रीन ये सारी गुफ्तगू नून लीग की बता रहे हैं जी। मैं सिर्फ याद लोगों की याद दहानी है उनकी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि PDM के जो पार्टनर जी बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती है कि एक जमात को तारीख ने सिखाया, चले हमारे लाए अमल ने सिखाया, मोहतरमा बेनज़ीर ने साथ लिया मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ ने पुराने रवैयों को खत्म करने का हमने एक मुआहदा साइन किया, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर आए, हमने उससे बहुत सारे बेहतर कानून साजियां की। तो अब क्या, अब उसी को बुनियाद बना के आज मुल्क में दोबारा एक ऐसे लाडले इकट्ठे किए जाए दोबारा। COD के बाद फिर आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट दे दिया। एक मिनट बैरिस्टर साहब, मैं आपको बात बताऊं, मैं कम से कम मैं एक मिनट सर गल सुन लेना जरा। मैं बीइंग एन एंकर, मैं अगर आई एम नॉट वन ऑफ दोज एंकर जो कोई सवाल करने से घबराता है। इमरान खान साहब से मैंने आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से भी सवाल किया, फौज के किरदार के हवाले से भी सवाल किया। सवाल तो मैं कर लेता हूँ और ये कसम वाली बात है, मैं ऑनर बात बता रहा हूँ कि मुझे आज तक कभी किसी फौजी इंस्टीट्यूशन का फोन नहीं आया कि भाईजान ऐ ना करना या ओ ना करना। तो मैं बिल्कुल अपने बारे में मैं क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता, शायद लोगों को बाकियों को फोन आए हो ना आए हो, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे आज तक नहीं आया। मैंने खुल के सवाल किया जो किया है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे अफसोस तब होता है जब एक सियासतदान इस बहाने के पीछे छुपने की कोशिश करता है कि देखें जनाब सियासतदानों को मिलाइन किया जा रहा है, देखें जनाब सियासतदानों को मिलाइन, इसलिए नहीं, ये गलत बात है। एक सेकंड, अगर आपसे जवाब लिया जाए, तो इसमें कोई गलत बात सुने, क्या मिलाइन नहीं किया गया? कभी किसी को उस दफा के अंदर सजाए मौत हुई है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को हुई है या बेनजीर भुट्टो को? तारीख कहती है वो जुडिशियल मर्डर था, जुडिशियल मानना है। तारीख के मानने से क्या हमारे लिए जुल्फिकार अली भुट्टो वापस आएगा? सर एक एग्जांपल, सिर्फ 2 मिनट सर, एक एग्जांपल 342 पे नहीं डाली जा सकती। सुने तो सही ना, मैं अगली एग्जांपल देना चाहूँ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल सियासी जिंदगी, 27 साल इल्जामात, 3 साल हुकूमत, और किस तरह की हुकूमत के इक्तदार नहीं मिला। आसिफ अली जरदारी के 30 साल अदालतों का सामना और 27
22 साल के बाद ढीला सा कह देना कि बाइज्जत बरी, पर राजा परवेज अशरफ को रुसवा कर दिया, क्या क्या नाम ले लिए, आज बाइज्जत और तभी हैरानगी होती है बैरिस्टर साहब, तभी हैरानगी होती है कि आसफा भुट्टो जो है मुझे आज खाली बिठाया आपने। सदाकत साहब एक मिनट ठहर जाओ जनाब, इतने गल जरा गर्म हो गई है। नहीं एक मिनट ठहर जाए सर, तब यही सारी जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं ना, फिर बंदे को तभी हैरानगी होती है कि आसफा भुट्टो की सियासी लॉन्चिंग मरियम नवाज के साथ खड़े होके, नहीं ये तो उसी खानदान के साथ खड़े होके, देखें 20-25 साल की सारी आपने मुझे एग्जांपल्स गिना दी और उसके बाद उधर से सियासी लॉन्चिंग हो रही है। ये भी बात है एक सियासी तौर पे देखें, लेकिन इसे आप इस तरह भी ले सकते हैं कि कितना हौसला है हमें कि हमें माफ करने की हमारे अंदर टॉलरेंस है, हमारे अंदर बर्दाश्त है, और हमारे अंदर इतना है कि अपने मुखालिफिन को माफी देने का हक हमारे पास ये जुर्रत है। सदाकत साहब इस तरह भी अप्रिशिएट, सदाकत साहब इसका मतलब है कल को आपके लिए भी माफी हो सकती है पीपल्स पार्टी से। सर सबसे पहली बात इन्होंने कहा मोहसिन साहब ने कि सियासतदान को गंदा ना करें, आईन उन्होंने बनाया है, तो मैं भी एक छोटा मोटा सियासी कारकुन हूं, 15 साल की जद्दोजहद करके मैं 2 इलेक्शन हार के तीसरा इलेक्शन जीत के आया हूं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि उसी सियासतदान ने आईन बनाया, वो आईन ये नहीं कहता कि आप हुकूमत में आओ, आपके असासे सिफर हो, आपकी साइकिलों की दुकान हो, और जब हुकूमत से जाओ तो आपके अरबों खरबों के पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज हो, आपको लंदन में, दुबई में और पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज का पता ही ना हो, आप जवाब ना दे सकें, और फिर आपको सवाल पूछें तो आप अदालतों से भाग जाएं और आप जवाब ना दे सकें। ये कोई आईन, कोई कानून, कोई अखलाकियात, कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता मेरे भाई। तो सियासत गंदी नहीं है, सियासत को कुछ लोगों ने गंदा किया है। और वो जो आज जमहूरियत की बातें करते हैं, जो आपने मंसूर बात की कि वो तो जमहूरियत तो है ही मेरिटोक्रेसी, मेरिट का निजाम। ये क्या मेरिट का निजाम है कि एक हुक्मरान हुक्मरानी करता है, मुल्क से जब उससे सवाल पूछो पैसों का उसका हिसाब कोई नहीं है, भाग जाए, और अगली नस्ल उसकी वहां बड़े बड़े सियासतदान खड़े हों और बच्चे उस पार्टी को और उस को लीड करें। ये कौन सी जमहूरियत है? ये जो बच्चों वाली, ये सदाकत साहब एक मिनट, सदाकत साहब सुनो, सदाकत साहब ये जो बच्चों वाली आपने बात की है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों को जो है वो बैठ के प्रमोट कर दिया जाता है, जिस तरह अली तरीन को प्रमोट किया गया, जिस तरह परवेज खटक के भाइयों को कैबिनेट के अंदर लाया गया, जिस तरह खुसरो बख्तियार के भाई को पंजाब काबीना में डाल दिया गया, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के भाई बेटे को टिकट दे दी गई, इसी तरह बिल्कुल इन्हीं बच्चों की सियासत से जो है पाकिस्तान का आज ये हाल है। सही कह रहे हैं ना सदाकत साहब? ऐसे ही फैमिली भूल गए पूरी। जरा मुझे अब जवाब दे सुनिएगा, ब्रेक ले लूं फिर दे दीजिएगा, डिटेल से दीजिएगा, ब्रेक ले लेते हैं। वो मेरे जो है ना, वो एक ऐसी प्रोड्यूसर साहब है जो बहुत सख्त है, उन्होंने कह दिया ब्रेक ले ले, मैं हूं कि आगे बोल नहीं सकता, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जवाब देते हैं हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी सियासतदानों पर तनकीद की जाती है तो आखिर क्यों ना की जाए, क्या उनसे सवाल नहीं किया जा सकता? सदाकत अली अब्बासी साहब बात कर रहे थे और इस दौरान मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई। सदाकत साहब बात कंप्लीट करें फिर मैं आगे चलता हूं। जी मंसूर, ये बड़ी आसान बात है कि आप मरियम साहिबा और आसफा साहिबा के मुतबादल आपने अली तरीन का नाम ले लिया। मुझे बताएं अली तरीन के पास पीटीआई का कौन सा ओहदा है, क्या उनका रुतबा है? अगर जहांगीर तरीन नाअहल हुए थे तो उनकी जगह पे जनरल सेक्रेटरी वो बने हैं कि नहीं बने? मुझे बता दें अपनी रिसर्च करके कि क्या ओहदा है, कोई एक आदमी बता दे। मरियम साहिबा सीधी सीधी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं और बिलावल साहब अपनी वालदा के नाम पे सीधा सीधा पार्टी का चेयरमैन बनता है। आप मुझे किसी एक मिसाल दे दें। आपने शाह महमूद साहब के बेटे की बात की है, वो हल्के की डायनामिक्स है, वो हल्के का अवाम का वोट लेके आया है। पीटीआई पंजाब में हमारे आधी सीटें जीते हैं, आधे हारे हैं, ये अवामी मैंडेट है। ठीक है, इस हद तक तो आपकी तनकीद हो सकती है, लेकिन यह मुवाजना करना कि जिस तरह आसफा साहिबा कल आके तो पार्टी के सारे पुराने लोग पीछे खड़े हैं, वो आगे खड़े होगी। अली तरीन ने आपने नाम ले लिया, आप मुझे जवाब दें। शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा जो एमएनए है वो किस बात का वजीर है? वो वाइस चेयरमैन है। आप बता दें वो पार्लिमानी सेक्रेटरी है, जो एमएनए का सबसे कम तरीन एक रुतबा होता है एमएनए के बाद। तो ये भाई बातें करना ठीक है, जो आपने पैरेलल ड्रॉप किया वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम ठीक है पाकिस्तानी मुआशरे से हैं, हल्के की कंस्टिट्यूएंसी और इलेक्टेबल्स का इशू तो है, लेकिन एक भी अनइलेक्टेड आदमी अपने वालिद साहब, भाई, भतीजे, भांजे की वजह से नहीं आया। इमरान खान साहब की फैमिली में भांजे भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो हल्के में काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी भी इस तरह पार्टी
आएगा तो हम मानेंगे ही नहीं। हम नजरियाती तौर पे पाकिस्तान में एक जमहूरी जमात बनाने वाले, ये क्या मुकाबला करेंगे? कोई पर्चियों पे आया है। मोहसिन शाह नवाज साहब इसका जवाब देना वालिद साहब के मोहसिन साहब, नाम पे मोहसिन आया। साहब, मोहसिन साहब, मैं ये बता रहा हूं, ये वजीर हमारे भाई है, बड़ा प्यारा भाई है। इस जैसे बंदे का हक बनता था ना वजीर बनना। वो जो वजीरों की फौज रखी हुई है पूरी तहरीके इंसाफ में, सारे सिलेक्टेड जो बंदे बैठे हुए हैं, वो आज कह रहे हैं, और ये बेचारा बात कर रहा है, मैं तो मुझे तो पता है मेरा भाई है, लेकिन मुझे पता है कि कमरे में किसकी कितनी चलती है और इस वक्त कौन तीन सबसे ज्यादा वजीर आज़म के फेवरेट। लेकिन राजा साहब आपको एक बात बताऊं, राजा साहब आपको एक बात बताऊं, ये मैं ऑन टीवी ये बात बता दूं, सदाकत साहब के पास बेशक कोई वजारत ना हो, लेकिन जो मेरे पास पीएम हाउस से खबरें हैं ना, ये किसी वजीर से भी कम नहीं है। वैसे ही बताया, ये दुआएं हैं कि इसको वजीर बनाए। मैं तो हर दफा कहता हूं कि इस जैसे बंदे का हक बनता है, वर्कर है जितना इसने काम किया। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हम सियासतदान हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हमें माशरे में सियासतदानों को कुछ इश्यूज पे इकट्ठा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, देखिए एक बात की कि आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं की। 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल हम लेकर आए थे, सारी सियासी जमातों ने उस पर काम किया था। मेरे ख्याल से इनको नहीं पता कि वो 2017 का इलेक्शन एक्ट है और उससे पहले रोपा होता था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता था। वो 2017 में हमने इलेक्शन एक्ट में कितनी तरमीम की, अभी भी उसमें काम की जरूरत है। काम तो कभी खत्म नहीं होता। नैब में अनफॉर्चुनेट है, हमसे गलतियां होती हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने गलतियां फिर की हैं, कुछ दोहराई हैं। और अनफॉर्चुनेटली नैब और पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं भी रुकन था, हमने सारा बिल बना लिया था, लेकिन तहरीके इंसाफ ने और उस वक्त अपने मेंबर्स विड्रॉ किए थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ ख्यालात और थे। बहरहाल अनफॉर्चुनेट हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि वो लेजिस्लेशन हो जाए और हमने आखिर दम तक कोशिश की। और मैंने नवाज शरीफ साहब के पास मैं खुद गया था और मैंने कहा था कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। राजा साहब, मैं दोबारा जरा टॉपिक पे आऊंगा। राजा साहब, आपके ख्याल में इसाक डार साहब के इस इंटरव्यू से पीडीएम की तहरीक को कितना बड़ा झटका लगा है? देखिए, ये उनका एक पर्सनल इंटरव्यू, इससे पीडीएम का कोई मसला नहीं है ना। पीडीएम तो अब बड़े लार्जर कैनवस पे है ना जी। आयशा साहब, क्या लास्ट मिनट है, व्हाट डू यू थिंक, कितना बड़ा फर्क पड़ा? मेरा ख्याल से मैं फिर वही बात कहूंगी, जो बयानिए की जंग की बात की जा रही है, अवाम को फिलहाल एक नए स्टिकर के साथ सब कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है। सियासतदान कितने दिन जुड़ के खड़े होते हैं और निकालते इसमें से क्या, ये बहुत अहम है। इस हकदार को ये डिफेंड नहीं कर रहे, कोई नवाज शरीफ को डिफेंड ना करे, कोई कहे कि जरदारी साहब के अपने मामलात और मसले हैं, कभी आप कहें कि अदालती निजाम ने डिलीवर कर रहा। जलसों में स्ट्रेंथ डिपेंड करता है हुकूमत क्या करती है। अगर हुकूमत इनको दबाएगी, दीवार के साथ लगाएगी, जलसे बढ़ेंगे, तसादुम की तरफ जाए। आयशा बख्श साहिबा, मोहसिन शाह नवाज साहब, कतली अब्बासी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।